हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा आप सभी का विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। यहाँ से हम अपना सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, ह्यूमन सिस्टम, मानव तंत्र की बात कर रहे थे। मानव तंत्र पे अपन ने पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र तीनों के बारे में डिस्कस कर लिया है। आज जो अपना है उत्सर्जन तंत्र है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं यदि आपको बता देता हूं कि जो पिछला जो वीडियो था, उस वीडियो में मैंने आपको रक्त वाहिनिकाओं के बारे में बताया। रक्त वाहिनिका दो प्रकार की होती है और वो शिरा और धमनी, उनके बारे में आप सबको याद करना है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार। ठीक है, अब मैं यहाँ से उत्सर्जन तंत्र की बात करता हूँ। उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, पहले तो ये बात करेंगे अपन उत्सर्जन क्या होता है। देखिए, जो अपन क्या करते हैं, भोजन खाते हैं या जो अपन श्वास लेते हैं या और कोई पदार्थ अपन ग्रहण करते हैं, तो उन पदार्थों में क्या होते हैं, नाइट्रोजन पदार्थ होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन के लगभग मतलब यौगिक होते हैं, तो उन्हें अपन नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थ के नाम से जानते हैं। जैसे मान लिया कि अपन बात करेंगे यूरिया की, ठीक है ना, मतलब जिनमें एन उपस्थित होगा ना नाइट्रोजन, उन सबको अपन नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थ करेंगे। जैसे यूरिया का सूत्र NH2CO होता है। ठीक है ना, तो मतलब इसमें क्या है कि इसके नाइट्रोजन के कंपाउंड है इसमें, ठीक है, नाइट्रोजन के यौगिक है। तो यहां से अपन उत्सर्जन का मतलब होता है शरीर से बाहर निकालना पदार्थों को। अब वो कौन से पदार्थ बाहर निकालते हैं, जनरली अपन नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थ। तो यहाँ उत्सर्जन की बात करते हैं, शरीर से नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। उत्सर्जन कहलाती है, मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ है, उन अपशिष्ट पदार्थों की मैं बात कर रहा हूं कि वो अपशिष्ट पदार्थ क्या क्या है। देखिए, अपन इसके अलग अलग टॉपिकों के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। तो यहां से अपन ने बात कर ली कि शरीर से नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। फिर इससे आगे का जो एरो करके जो अपन तीनों तंत्रों में लिख के आए हैं, वो कॉमन बात लिखेंगे कि मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि पाचन में काम आने वाले सभी अंग एवं ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है। तो यहाँ भी अपन ऐसा ही करेंगे, उत्सर्जन में काम आने वाले सभी अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो यहाँ से अपन को लिखना है उत्सर्जन में काम आने वाले सभी अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब ये अपन आगे पढ़ेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से काम आते हैं, उनके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तक तो अपन को इतना ही लिखना है कि जो उत्सर्जन तंत्र में जितने भी अंग काम में लिए जा रहे हैं, वो सभी मिलकर एक उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करेंगे। अब देखिए, जनरली क्या होता है, जैसे अपन ने तो अभी मानव की बात की है, लेकिन क्या होगा कि विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु होते हैं, वो भी क्या करते हैं, अलग अलग पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। तो यहां से देखिए, मैं आपको बता देता हूं नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट पदार्थ की यहां बात करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थ।
तो देखिए मैं यहाँ से अपने पास जनरली जो अपनी बुक में दिए गए हैं वो 3 प्रकार के नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ दिए गए हैं। यदि मैं पहले की बात करूं तो वो होता है अमोनिया। पहले की बात करूं तो मैं क्या होगा, अमोनिया। देखिए ये जो मानव शरीर में भी बनता है और जीव जंतुओं में भी बनता है, लेकिन इस नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को निकालने के लिए बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा विषैला पदार्थ है। जब विषैला पदार्थ ज्यादा है तो इसको उत्सर्जन करने के लिए भी पानी की आवश्यकता होगी। कह सकते हैं कि 1 ग्राम अमोनिया निकालने के लिए लगभग अपन को आधा लीटर जल की आवश्यकता होगी, 1 ग्राम अमोनिया निकालने के लिए। तो अब यहां से तो आपने बात कर ली कि सबसे विषैला पदार्थ है अमोनिया, और 1 ग्राम अमोनिया को निकालने के लिए 500 ml जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये तो अमोनिया की बात हो गई। अब मैं यहां से बात करूंगा, देखिए यहां टैलिक का मतलब बात करेंगे अपन, टैलिक एक शब्द यूज लेंगे, टैलिक। तो यहां टैलिक का मतलब होता है उत्सर्जन करने वाले। क्या होगा? उत्सर्जन करने वाले। तो देखिए या उत्सर्जक बोल सकते हैं जिसे अपन हिंदी की भाषा में उत्सर्जक। तो यहां अमोनिया का उत्सर्जन करने वालों को अमोनोटैलिक कहा जाता है। ये आपको हर बार मिलेगा। जैसे आपने अमोनिया की बात की है तो अमोनिया में भी मिलेगा, अपन यूरिया की बात करेंगे तो यूरिया में भी मिलेगा, और यूरिक अम्ल की बात करेंगे तो यूरिक अम्ल में भी ये मिलेगा। ठीक है, तो यहां से ध्यान रखना है अमोनिया सबसे विषैला पदार्थ है। अमोनिया का उत्सर्जन करने के लिए, सॉरी 1 ग्राम अमोनिया का उत्सर्जन करने के लिए 500 ml जल की आवश्यकता होती है, और अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले प्राणियों को अमोनोटैलिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमोनोटैलिक या अमोनिया उत्सर्जक कहा जाता है। ठीक, यहां तो हो गया अमोनिया की बात। अब आप सभी को पता है कि इस नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ को उत्सर्जन करने के लिए ज्यादा जल की आवश्यकता हो रही है। तो ये जो है इस प्रकार के जंतु प्राणी ये कहाँ रहेंगे? जल भी रहेंगे ना, वहां से अधिकतर जल की मात्रा को पूरी करेंगे। तो यहां से मैं लिख देता हूं क्या, जैसे करके जलीय जीव, जैसे मछली वगैरह ये लिख सकते हो आप। ठीक है, अब देखिए एक सबसे बड़ी बात है कि अपने जो मानव शरीर होता है ना, उस मानव शरीर में सर्वप्रथम अमोनिया बनता है। फिर जो अपनी मशीन होती है जिसे अपन ने लीवर कहा था, उस लीवर के द्वारा अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो जो यूरिन होता है उस यूरिन में उपस्थित होता है यूरिया। जो अगर बात करते हैं गवर्नमेंट जो टॉयलेट वगैरह होते हैं या जो जनरली उनमें बदबू आती है, तो वो क्या होती है, पहले यूरिया का उत्सर्जन किया जाता है, फिर वो यूरिया वापस कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया। शरीर के अंदर तो पहले अमोनिया बनेगा, अमोनिया लीवर के द्वारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? यूरिया में। फिर जैसे बाहर निकाल दिया जाता है तो बाहर निकालने के बाद में यूरिया जो होता है वो वापस कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। मैंने आपकी नॉलेज के लिए बताया है, कोई जरूरत नहीं है इसको कि अपने मानव शरीर में सर्वप्रथम कौन सा पदार्थ बनता है। अब मैं दूसरे की बात करता हूं अपने पास। ये तो पहले तो अपनी बात कर ली अमोनिया की, इसके बाद में मैं आपके बात करूंगा, यहां मैं लिख देता हूं अमोनोटैलिक। यहां बी जो मैं बात करूंगा, बी का मतलब होता है यूरिया। आप देखिए यूरिया की बात करता हूं तो यूरिया जो होता है ना, अमोनिया से कम
विषैला पदार्थ होता है। अमोनिया तो क्या होता है, सबसे ज्यादा विषैला पदार्थ है, और उससे कम विषैला जो पदार्थ होता है वो होता है यूरिया। कह सकते हैं कि 1 ग्राम यूरिया के लिए लगभग अपन को 50 ml जल की आवश्यकता होगी। इतनी कम क्वांटिटी में भी क्या कर देता है, ये अमोनिया का यूरिया का उत्सर्जन कर देता है। और यूरिया का उत्सर्जन करने वाले जंतुओं को यूरियोटेलिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूरिया का उत्सर्जन करने वाले जंतुओं को यूरियोटेलिक कहा जाता है। चलिए टैलिक वगैरह तो अपन लगा ही लेंगे। ध्यान देना है आप सभी को, 2 बार तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि इन प्राणियों को क्या क्या कहा जाता है। जब एक बार क्वेश्चन पूछा गया था तब तो ये पूछा गया था कि नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन, ऐसे बोला गया था नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थ कितने होते हैं, उनके उत्सर्जन करने वाले जंतुओं को क्या कहा जाता है। तो उसमें तो अपन को तीनों को लिखना था। एक बार पूछा गया था कि अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले जंतुओं को क्या कहा जाता है। देखिए ये जो पार्ट है ना अपना, कह सकते हैं इस ह्यूमन सिस्टम वाला जो चैप्टर है, ये चाहे आप 2000 से जो जब से ये अपनी बोर्ड की एग्जाम चली है तब से उठा के देख लेना, चाहे 20 साल के आप पेपर देख लो, तब से और अब तक ये चैप्टर बना हुआ है, कभी भी ये चैप्टर हटा नहीं है। हाँ ये जरूर बात है कि उनमें जो लाइनें होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन जो टॉपिक है जो वो कभी नहीं हटा। तो कहने का तात्पर्य ये, चाहे आपके गवर्नमेंट 40% सिलेबस कम भी कर देगी तो भी ये चैप्टर हटने के चांस नहीं है। एक तो ये वाला चैप्टर और एक लाइट प्रकाश वाला चैप्टर कभी नहीं हटाएगी, क्योंकि ये कॉमन वाले चैप्टर है। इसीलिए मैंने जब तक डिसीजन नहीं आ जाता गवर्नमेंट का, तब तक मैंने यही सोचा कि इस चैप्टर को हम क्लियर करवा देते हैं, यदि फिर जैसे ही उनका डिसीजन आ जाता है फिर उस हिसाब से करवाते हैं। तो यहाँ जो अपन बात कर रहे हैं, अब यहाँ ध्यान देने की बात है, जो तीसरा है वो है यूरिक अम्ल। तो इसमें तो अपन को जैसे करके मानव लिख लेना, अपन यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो अपन लिख सकते हैं मानव, जैसे मैंने आपको बता देता हूँ कि आपने जनरली ऐसा तो देखा ही होगा कि अभी जो गर्मी का मौसम चल रहा है, उस गर्मी के मौसम में बहुत से जो मतलब जो भी कोई भी स्टूडेंट होगा या कोई भी आदमी होगा, तो दिन में अगर ज्यादा काम करता है, मतलब उसके ज्यादा पसीने आते हैं, तो उस अवस्था में क्या हो जाता है, उसकी जो शर्ट है उसमें क्या होता है, व्हाइट सा कुछ पदार्थ जम जाता है। तो वो व्हाइट सा पदार्थ और कुछ ही नहीं होता, वो यूरिया ही होता है, जिसका उत्सर्जन अपने पसीनों के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो अपन बात कर रहे हैं यूरिक अम्ल की। तो यूरिक अम्ल जो है, अब ये सबसे कम विषैला पदार्थ है, ये सबसे ज्यादा विषैला पदार्थ है और ये सबसे कम विषैला पदार्थ है। अब सबसे कम विषैला पदार्थ है तो इसके उत्सर्जन करने के लिए भी कम जल की आवश्यकता होगी। 1 ग्राम यूरिक अम्ल के लिए अपन को लगभग 10 ml जल की आवश्यकता होती है। और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले जंतुओं को यूरिकोटेलिक कहा जाता है। अब आपको यही देखना है कि देखिए यहां से इस वाले में और अपने पास इस वाले में, दोनों में कितना अंतर है। ये यूरियोटेलिक है, ये है यूरिकोटेलिक, मतलब इसमें यो है और इसमें को है। एक ही वर्ड का यहाँ अंतर है। तो आप सभी को ये याद रखना है कि यदि यूरिक अम्ल पूछा जाए तो यूरियोटेलिक नहीं करके आए, और यदि यूरिया पूछा जाए तो यूरिको नहीं करके आए। अब देखिए इसको याद करने का भी तरीका क्या है कि
यदि यूरिया का बात पूछा जाए तो आपको ये क्या याद रखना, यूरिक अम्ल की बात पूछा जाए तो आपको ये क्या याद रखना, ठीक है। तो इसको अपन ने बोला यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले जंतुओं को यूरिकोटेरिन कहा गया है। और सरीसृप और पक्षी और घोंघा ये जो होते हैं यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। अब ये हो गया नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थ की बात। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र की। तो मानव उत्सर्जन तंत्र की जो बात करेंगे, पहले तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि मानव उत्सर्जन तंत्र में काम आने वाले अंग कौन कौन से हैं। ठीक है, इसकी बात करेंगे अपन, मानव उत्सर्जन तंत्र की बात करेंगे। तो देखिए मानव उत्सर्जन तंत्र में अंग कौन कौन से काम आते हैं यहां अपन डिस्कस करेंगे। पहले जो आएंगे अपने पास वक्र, जिन्हें अपन किडनी बोलेंगे, ठीक है। जो दूसरा आएगा अपने पास वो आएगा वक्र के पास में अपने पास आएगा मूत्रवाहिनियां। नेफ्रॉन भी इसी का भाग होगा, ध्यान रखना। मूत्राशय, चौथा जो भाग होगा मूत्रनाल। तो ये इनकी बात अपन बारी बारी से करेंगे। और देखिए आपकी बुक में इस तरीके का एक डायग्राम दिया गया है। यहां से दो मूत्रवाहिनी निकल रही है। तो आप सभी को क्या करना है, इस वीडियो के बाद, जैसे ये वीडियो आप देख लो, इस वीडियो के बाद में आप सभी को क्या करना है, इस डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि देखिए उत्सर्जन सबसे बहुत श्रेष्ठ बात था। तो आपको क्या करना है, डायग्राम याद करके आओगे, फिर उसके बाद में अपन जो भी समझाएंगे वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। मूत्र निर्माण की जो क्रिया विधि है वो भी सबसे इम्पोर्टेंट है, तो उसको अपन को अच्छी तरीके से समझना है। धन्यवाद।